नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम चर्चा करते हैं 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में, जिसमें हम वस्तु विनिमय के बारे में बात करेंगे कि जिस समय मुद्रा नहीं थी उस समय किस तरीके से लेन देन हुआ था और मुद्रा का जन्म कैसे हुआ और किस तरीके से इसका विकास हुआ। चलो शुरू करें। आज हम बात करते हैं 11वीं अधिघोषण तत्व, जिसे हम बैंकिंग कहते हैं। इसका प्रथम अध्याय है वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय के अंदर सबसे पहले समझते हैं कि विनिमय क्या होता है। तो विनिमय का अर्थ है कि किसी वस्तु के बदले में किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते हैं या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कहलाता है। विनिमय को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम अगर बात करते हैं तो विनिमय मुख्य रूप से क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की लेन देन करते हैं आपस में और उसमें जो इच्छा होती है वो स्वैच्छिक होता है कि आप अपनी मर्जी से वस्तु को ले रहे हो, दे रहे हो। इसमें किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं होती। विनिमय को आगे दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है वस्तु विनिमय, एक होती है मुद्रा विनिमय। तो सबसे पहले समझते हैं वस्तु विनिमय क्या होता है। जब हम किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या देते हैं तो वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे 2 बोरी गेहूं के बदले 1 गाय प्राप्त करना। अगला आता है मुद्रा विनिमय। जब हम किसी वस्तु के बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं या देते हैं तो मुद्रा विनिमय कहलाता है। जैसे 100 किलो गेहूं के बदले में 1000 रुपये प्राप्त करना। तो इस तरीके से दो प्रकार का विनिमय हुआ, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। तो प्राचीन कालीन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वह वस्तु विनिमय का प्रारंभ हुआ। जिस समय मुद्रा नहीं थी तो लोग बाग आपस में एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का लेन देन करते थे। तो इसकी आवश्यक दशाएं आती हैं। उसके अंदर पहले आता है दो पक्षों की उपस्थिति। दो पक्षों की उपस्थिति का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। दोनों ही व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, जो देने वाला व्यक्ति होता है वह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तु को लेके जाता है और उस व्यक्ति को वह वस्तु दे देता है जिसको इस वस्तु की आवश्यकता होती है और उससे अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तु को प्राप्त कर लेता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना, यातायात के साधनों का अभाव होना। प्राचीन काल में जब यातायात के साधन कम होते थे तो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाया जाता था, तो वह अपने क्षेत्र में ही जो चीज़ पैदा करते थे, बनाते थे, वह साप्ताहिक बाजार लगाते थे और अपनी अपनी वस्तु लेके बाजार में जाते थे। जिस व्यक्ति को जो वस्तु अधिक मात्रा में है वह ले जाके बाजार जाता था, उस वस्तु को वहाँ रखता था, उसके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेता था। मुद्रा का अभाव, जब पैसा चलन में नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय बहुत कारगर होते हैं। आपने देखा था कि जिस समय हमारे देश के अंदर नोटबंदी हुई थी तो ग्रामीण इलाकों में वापस से वस्तु विनिमय का चलन आपको कई जगह देखने को मिला था कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जो सब्जी होती थी, जो फल होते थे, वो लाते थे और उसके बदले में दुकान से अपनी ज़रूरत का सामान ले जाते थे और जो दूसरा व्यक्ति आता था वह उस सामान को वहाँ से खरीद लेता था। तो अगर मुद्रा का अभाव होगा तो वस्तु विनिमय की स्थिति बनी रहती है। सीमित आवश्यकता है। प्राचीन काल में लोगों की जो आवश्यकता होती थी वो सीमित होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब उनकी आवश्यकताएं सीमित होती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए वस्तु विनिमय नहीं करना पड़ता। अगर हम आज के प्रारूप में बात करें तो हो सकता है कोई बच्चा क्या है कि मुझे चिली पोटैटो लेने, कोई बच्चा क्या है मुझे बर्गर चाहिए। तो आज के प्रारूप में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस समय लोगों की जो आवश्यकता होती थी वो सीमित होती थी, सीमित क्षेत्र। वस्तु विनिमय मुख्य रूप से एक निश्चित सीमित क्षेत्र में ही किया जाता था प्राचीन काल में, कि एक गांव हो गया, उस गांव के आसपास के जितने भी किसान होते थे, कारीगर होते थे, दस्तकार होते थे, वह अपनी ज़रूरत की जो वस्तुएं होते थे उनको पैदा करते थे और उनको बाज़ार में ले जाके बेचते थे। तो क्या होता था कि लोग बागों का जो क्षेत्र था वो सीमित था। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वस्तु विनिमय के लाभ। सबसे पहले आता है सरल प्रणाली। वस्तु विनिमय एक सरल प्रणाली है जिसमें दो व्यक्ति दो वस्तुओं का लेन देन आराम से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वो ले लो और उसके बदले में दूसरी वस्तु दे दीजिए। अगला आता है दो पक्षों को लाभ। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोनों पक्ष खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वह वस्तु मिल जाती है जो उसे चाहिए और दूसरे व्यक्ति को भी वह वस्तु प्राप्त हो जाती है जो उसको चाहिए होती है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन।
आज के वर्तमान समय में भी अगर हम बात करते हैं तो जो विदेशी व्यापार है उसके अंदर कई बार कुछ देश ऐसी होते हैं जहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है और दूसरी वस्तु बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरा देश ऐसा होता है कि जिसमें जिस मात्रा की कमी है एक देश में वह उस देश में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और जो मात्रा उनके देश में कम होती है तो दोनों व्यापारी देश जो होते हैं वो एक दूसरे को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सामान भेजते हैं। जैसे भारत का भी इस तरीके का ईरान से है कि भारत उनको खाद्य सामान भेजता है और वहाँ से पेट्रोल या कच्चा तेल खरीदते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विदेशी व्यापार हैं जिसके अंदर एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। मांग व पूर्ति में संतुलन। मांग व पूर्ति का मतलब क्या होता है कि वस्तु विनिमय के समय में क्या होता था कि हम उस वस्तु की उतनी ही मात्रा में उत्पादन करने की कोशिश करते हैं जितनी उसकी मांग है, क्योंकि मांग व आपूर्ति दोनों का संतुलन जिससे बना रहे। अब हम वस्तु विनिमय के दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय युग में यह दिक्कत आती थी कि आप जिस वस्तु को लेने के लिए बाज़ार में गए हो, क्या दूसरा वस्तु भी उसी वस्तु को लेके बेचने आया हो या देने आया हो जो वस्तु उसको चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम बाज़ार में गया आलू लेके और उसे चाहिए मटर, श्याम मटर लेके आया लेकिन उसको चाहिए थे चावल। तो अब इन दोनों व्यक्तियों को, राम को और श्याम को, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन दोनों की पूर्ति को प्राप्त कर सके। तो वस्तु विनिमय के अंदर दोहरे संयोग का अभाव रहता है कि वह व्यक्ति मिलना जिसको वह वस्तु चाहिए जो आपके पास हो। विषम वस्तुओं के विभाजन में असुविधा। विषम वस्तुओं के विभाजन में असुविधा का तात्पर्य ये होता है कि कई बार कोई व्यक्ति बाज़ार में या मंडी में कोई ऐसी वस्तु लेके आया है और उसे अपनी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें लेनी है और वह उस विषम वस्तु का विभाजन नहीं कर सकता। उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई भैंस, कोई घोड़ा या कोई जानवर लेके बाज़ार में आया है और उसके बदले में उसे 4 चीज़ चाहिए, जैसे आटा चाहिए या गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए या दूध चाहिए। तो 4 वस्तुएं जो उसे चाहिए और उसके पास एक वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में उसके विभाजन की दिक्कत आती है। तीसरा आता है मूल्य निर्धारण करने में कठिनाइयाँ। हर व्यक्ति को अपनी वस्तु अच्छी लगती है। उस समय कोई मानक तो थे नहीं, उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था तो थी नहीं शुरुआत के दिनों में, तो जो मूल्य निर्धारण होता था उसमें कठिनाइयाँ आती थी कि किस वस्तु का मूल्य किस आधार पर रखा जाए। आज के समय में हर वस्तु का एक मूल्य निर्धारित है, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय के समय में वो दिक्कत परेशानी आती थी, क्योंकि जिस वस्तु की ज़रूरत ज़्यादा होती थी उस वस्तु का मूल्य ज़्यादा माना जाता था, जिस वस्तु की ज़रूरत कम होती थी उस वस्तु का मूल्य कम माना जाता था। जबकि आज के समय में उदाहरण अगर देखें तो अलग है। जैसे खाने पीने का सामान, आलू सस्ता है जबकि सोना बहुत कम यूज़ आता है, फिर भी बहुत महंगा है। तो उस समय मूल्य निर्धारण की दिक्कतें आती थीं। मूल्य को संचय करने की कठिनाई। उस समय मूल्य संचय करने के लिए दिक्कत परेशानी आती थी, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को बहुत लंबे समय तक संभाल के नहीं रख सकते थे। तो वर्तमान युग में क्या वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी है? तो आप देखते हैं कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वर्तमान समय में यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रूप में प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, लोहार आदि अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के बदले आज भी अनाज प्राप्त कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न शहरों में भी यह प्रणाली सीमित मात्रा में प्रचलित होती है। जैसे शहरी क्षेत्रों में कार, रेडियो आदि का आंशिक भुगतान पुरानी कारें, पुराने रेडियो आदि के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपकी गली मोहल्ले में कई बार फटे पुराने जूतों के बदले में कांच की कटोरी या कांच के गिलास, या पुराने कपड़े दे दो उसके बदले में बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन, या आपने देखा होगा कि बिग बाज़ार में भी बीच बीच में स्कीम आ जाती है कई बार कि पुराना सामान लाओ और नया ले जाओ। तो ये सारे के सारे जो हैं वो वर्तमान समय में भी एक प्राचीन जो हमारी सभ्यता है वस्तु विनिमय प्रणाली, उसी की झलक दिखाती है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कितना कारगर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समय में
में भी बहुत से देश विदेशी विनिमय में की कमी के कारण बहुत से अपने देश की वस्तुओं के बदले में दूसरे देश की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में भी समझा था कि किसी देश में एक चीज़ की बहुत मात्रा में पैदावार होती है या वह चीज़ मिलती है और दूसरे देश में दूसरी वस्तु मिलती है, तो आपस में वह एक दोनों देश जो है वस्तु विनिमय व्यापार समझौते कर लेते हैं, जिससे दोनों देशों को उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके। आर्थिक संकट के समय में देश के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत तेज़ी से कारगर होती है। ये हमने देखा था जिस समय नोटबंदी हुई थी, तो उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन शुरू कर दिया था। इसके अलावा युद्ध के समय में ऐसी स्थिति हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ये होता है कि आप सामान ले लीजिए और उसके बदले में अनाज दे दीजिए। और अभी आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फाइनेंस का, उसमें ये दिखा रखा था कि जो पुराना समय है, जैसे इस समय महामारी चल रही है कोरोना की, तो इसमें भी लोग बाग क्योंकि कहीं आ जा नहीं पा रहे, तो उनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके पास जो अनाज रखा है, जैसे गेहूं रखा है या जो सब्जियां वो उगा रहे हैं, उसे ले जाके वो दुकानों पे दे रहे हैं, उसके बदले में अपनी ज़रूरत का सामान ले रहे हैं। तो ऐसी आर्थिक स्थिति में भी वस्तु विनिमय हमारे लिए बहुत ही कामगार साबित हो रहा है। तो आज इस टॉपिक के अंदर अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो वस्तु विनिमय के बारे में करी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मुद्रा, किस तरीके से अस्तित्व में आई, किस तरीके से मुद्रा का चलन हुआ और क्या क्या उसके युग हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।